चलो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7, जिसमें क्या है, फ्रॉम अ किंग टू एन एम्पायर। फिर से यहाँ पे एक जो स्टोरी टाइप का दिया हुआ रहता है, जैसे कि उन्होंने गांधी जी का पेंटेड देखा और लायन का ये जो लेफ्ट, उसके बाद उसमें क्या हो उसको कुछ सोच रही है। द लायन डेट वी सी इन आवर नोट एंड क्वाइन हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। जैसे हम लोगों ने देखा होगा अपने जो नोट और क्वाइन पे जो लायन का एक इमेज बना हुआ है, जैसे ये अशोक स्तंभ का जो है पिलर का जो पार्ट है, जो अपर वाला हिस्सा, एंड दे वर carved in the stone and placed on the top of the massive stone pillar in Sarnath, which about read in chapter 6. The Ashoka was Ashoka was an one of the greatest ruler known to the history. The Ashoka एक जो है ग्रेट रूलर था, किंग था हिस्ट्री में. He instructed the inscription which इंस्क्राइब्ड ऑन द पिलर. वो पिलर पे इंस्क्रिप्शन लिख के वो लोगों को इंस्ट्रक्ट करता था, एक से साइन बोर्ड दे के, जिससे लोगों के बीच में जो कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है कि राजा ने ये चीज़ बोला है लोगों के लिए, तो वो पिलर पे सारा चीज़ लिखवाता था. उसके बाद जगह जगह पे लगवा देता था पिलर को, जिसमें राजा का जो भी नोटिस है नोटिस बोर्ड की तरह उस पर लिखा है. एंड द रॉक सरफेस, जो पत्थर का बना होता है उसके रॉक सरफेस पे लिखा हुआ है पिलर के. बिफोर वी फाइंड आउट what was the written in this inscription, let us why his kingdom is called an empire. जैसे किंगडम और एम्पायर में क्या फ़र्क होता है. जैसे किंगडम तो कोई भी जहाँ पे एक राजा है उसके अंदर में कुछ लोगों के को रूल करता है, उसे हम किंगडम बोल सकते हैं. फिर एम्पायर कैसे बना. द एम्पायर द अशोका रूल वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंड फादर चंद्रगुप्त मौर्य एंड मोर देन द 23 ईयर अगो. द चंद्रगुप्त मौर्य के कारण में जो मौर्य वंश बना था, मौर्य डायनेस्टी बना था, जो महाजनपद से मगध से जाकर मौर्य बना, वो मगध वाले ही रीजन में मौर्य साम्राज्य का भी उत्पत्ति हुआ. द चंद्रगुप्त वाज सपोर्टेड बाय अ वाइस मैन नेम द चाणक्य और कौटिल्य. जैसे चंद्रगुप्त क्या है, चाणक्य ने उनको सपोर्ट किया था, चाणक्य, और उसके बाद कौटिल्य के वहाँ का राजा, जैसे चाणक्य या कौटिल्य जिनको नाम था वो तक्षशिला से पढ़ के आए थे, और चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ का राजा बनाने में उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद किया था. The many of the Chanakya idea were written down in the book called the अर्थशास्त्र. जो अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा हुआ किताब मिला है, उसमें इसके बारे में ज़्यादातर रूल्स रेगुलेशन के बारे में पता चलता है. And dynasty, the member of same family and become the ruler one after another. The family is often called dynasty. अब जैसे डायनेस्टी, जैसे एक से एक डायनेस्टी से दूसरे डायनेस्टी, जैसे कोई एक बड़ी सी फैमिली है, उसमें कोई एक उसका लीडर है जिसके कहा हुआ सुना जो लोग बोलते हैं उसको बात को सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो उसे हम डायनेस्टी बोल सकते हैं. द मौर्य वाज अ डायनेस्टी विद द थ्री इंपॉर्टेंट रूलर, द चंद्रगुप्त एंड हिज सन बिंदुसार एंड बिंदुसार. पहले क्या, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसका बेटा बिंदुसार, फिर बिंदुसार सन्स अशोका, उसके बाद बिंदुसार का बेटा क्या, अशोका बन के आया. चंद्रगुप्त, बिंदुसार एंड अशोका. उसके बाद अशोका का बारे में जिक्र है. एंड देयर वर द सेवरल सिटी इन द एम्पायर मार्क विद द डॉट ऑन द मैप. जैसे ये मैप है इसमें देखा हुआ है. एंड दिस इंक्लूड कॉल्ड द कैपिटल पाटलिपुत्रा, तक्षशिला एंड उज्जैन. तक्षशिला was a gateway to the northwest, including the Central Asia, while Ujjain lay on the route of north to south, and merchant officially craft person probably lived. अब जैसे यहाँ से दो रास्ता बना हुआ था, ऐसे एक उत्तर पथ और एक यहाँ से ऐसे दक्षिण पथ, जैसे दो रास्ता. तो जैसे उज्जैन जो है क्या है, दक्षिण पथ वाले रास्ते में आता था जहाँ से लोगों को ट्रेड होता था. यहाँ से उत्तर पथ जो मगध से लेके जाता था सेंट्रल एशिया तक, जहाँ पे जैसे तक्षशिला वाला रीजन था जहाँ से लोगों का ट्रेड होता था और लोगों का आना जाना था. इन द एरिया देयर वर विलेज ऑफ द फार्मर एंड हर्डर्स. अब जैसे विलेज था जहाँ पे किसान लोग या हर्डर्स लोग थे जो क्या करते थे, पशुपालन करते थे, उन लोग हर्डर्स. सच एज द सेंट्रल इंडिया एंड देयर वर द फॉरेस्ट वर पीपल
people gather forest produce and hunted animal for the food, and people in different part of empire spoke different लैंग्वेज। अब जैसे जैसे ये वाला जो रीजन था सेंट्रल एशिया वाला, जो ज़्यादातर जंगल से भरा हुआ था, जहाँ पे लोग क्या करते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे और वो भी रहते थे। अब जैसे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट, जैसे ये क्या है, ये मानसहेर, सवासगरी, तक्षशिला, ये सारे जो सिटी का नाम है उस टाइम मौर्यन एज के में से, जैसे लंपा का, कांदाहार, ये कलसी, मेरठ, टोपरा, बहादुर लुम्बिनी, पाटलिपुत्रा, तो ये सारा जो उस टाइम के, जैसे ये उज्जैन शहर देख का नाम जिक्र आया, यहाँ पे सन्नति है, मस्की है, तो ये सारे जैसे इंस्क्राइब, जैसे इंक्रिप्शन यहाँ पे ये मिला है, वो जैसे शोकन पिलर उनको मिला हुआ है इंपॉर्टेंट साइट्स। अब ये सारे जगह पे जैसे यहाँ पे जुआड़गढ़ है, धौली है, ये गिरनार में भी मिला है, जैसे गुजरात वाले रीजन में सोपारा, जैसे महाराष्ट्र में सोपारा मिला हुआ है, फिर ब्रह्मगिरी है, यारागुड्डी है, यारागुड्डी में भी मिला हुआ है, ब्रह्मपुर दिल्ली के आसपास टोपरा वाले रीजन, कलसी वाले रीजन, ये सब जगह पे कैसे अशोकन का एम्पायर था, मतलब कि ये से रीजन से लेके यहाँ तक पूरा अशोक के अंदर में था, तो यहाँ पे उन्होंने रूल कर रखा था। तो ये सब जो एक मिलता है कि एक अशोक के पास बड़ा साम्राज्य था जो एक एम्पायर बनता है, जो एम्पायर के रूप में कहा जाता है किंगडम से। They probably ate the different kind of food and different kind of cloth as well। अब जैसे अब अलग अलग के लोग थे तो अलग खाना पीना, इतने बड़े साम्राज्य में सब एक सेम फूड खा नहीं सकते हैं और सेम क्लॉथ भी नहीं पहन सकते हैं। तो हाउ आर द एम्पायर डिफरेंटली फ्रॉम द किंगडम? द empires need to more resource than king because the empire are larger than the king and need to protect a big army। अब एम्पायर के पास क्या होगा, एक बड़ा सा आर्मी होगा जो अपने किंगडम को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये है, और ज़्यादा और भी उसको रिसोर्स चाहिए, जैसे किंग उसका है, जो एम्पायर का एक किंग है वो किंगडम से बहुत बड़ा राजा होगा, उसके पास आर्मी बहुत बड़ा होगा, एंड सो ऑल्सो नीड द लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्स। अब टैक्स कलेक्ट करने के लिए उसके पास टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ऑफिशियल्स भी होना चाहिए जो सब लोगों से टैक्स कलेक्ट कर पाए, और तभी तो राजा का रेवेन्यू बड़ा होगा, तो वो आर्मी मेंटेन कर पाएगा, सब लोगों को देखभाल कर पाएगा। रूलिंग द एम्पायर, एज द एम्पायर वाज सो लार्ज द डिफरेंट पार्ट वर रूल्ड डिफरेंटली and the area around the Patliputra was under the direct control of empire. This meant that the officials were appointed to collect tax from farmer, herders, craftsmen and trade who lived in villages and towns in the area. Officials also punished those who disobey the rules and orders, and many of these officials were given salaries, and messengers went to and fro, and spy kept a watch on the officials, and of course the empire survived them all, and with the हेल्प ऑफ द मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली एंड द सीनियर मिनिस्ट्री। अब जैसे थे क्या कि सब लोग, जितने भी लोग वहाँ पे फार्मर था, हार्डर, क्राफ्टमैन एंड जो ट्रेडर थे, सब लोगों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए लोग चाहिए थे, तो सारे टैक्स ऑफिशियल्स को उन्होंने अपॉइंट कर रखा था। फिर जो लोग भी उस एरिया में, वो पनिशमेंट भी देते थे जो जो राजा का रूल्स एंड ऑर्डर को नहीं मान रहा है या अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है। और फिर ऑफिशियल जो सैलरी देते थे, मैसेंजर जो पहुंचाते थे, तो वो आना जाना लगा रहता था, और उनके जैसे टू एंड फ्रो, कभी वो गए कभी वो गए, और फिर स्पाइस, और उनके ऊपर भी चेक रखा जाता था स्पाइस के द्वारा, जो टैक्स कलेक्ट करने गए तो वो करप्शन तो नहीं कर रहे हैं, या अगर कर रहे हैं तो फिर लोगों को कैसा देखभाल है नहीं है, लोग से ज़्यादा टैक्स तो नहीं ले रहा है और राजा को कम तो नहीं दे रहा है, तो उनको स्पाइस भी, उनके ऊपर भी चेक रखा जाता था। एक लोगों को अपॉइंट किया गया जा रहा है कि वो टैक्स कलेक्ट अच्छे से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ऑफिशियल्स, और इस तरीके से पूरा एम्पायर सरवाइव कर पाता था। नहीं तो करप्शन के कारण बड़े बड़े एम्पायर टूट जाते हैं, और जब बड़ा एम्पायर होता है तो सबको जैसे अलग
एरिया है तो वहाँ के लोग अलग हैं, तो उनका तौर तरीका अलग है, तो उनको अलग तरीके से मैनेज किया जाता था, उनके अकॉर्डिंग टैक्स भी अलग अलग तरीके से लिया जाता था। एंड जो लोग वहाँ के जो रॉयल फैमिली के मेंबर थे और जो उनको मिनिस्टर, सबके मदद लेके फिर चलाया जाता था और राज्य को पूरे अच्छे से गवर्न किया जाता था। देयर बर द अदर area and province. Each of these was ruled from the provincial capital such as the Taxila and Ujjain. Throughout was the some amount of the control from the Patliputra. The royal princes were often sent as governor and local customs ruler was probably followed. अब जैसे बड़े बड़े एरिया जैसे तक्षशिला और उज्जैन है, उज्जैन को एक प्रोविंशियल कैपिटल अलग अलग प्रोविंस में डिवाइड करके, जैसे आजकल स्टेट है, पहले एक सेंट्रल यूनियन दिल्ली में बैठता है, उसके बाद अलग अलग स्टेट है जैसे यूपी, बिहार, झारखंड जो भी है, फिर उसका एक अपना कैपिटल होता है जहाँ से उसका सारे एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाता है। उस तरीके से अशोक के टाइम में भी जैसे तक्षशिला उज्जैन प्रोविंस में डिवाइड किया हुआ था, उसका एक कैपिटल था जहाँ पे वो गवर्नर को अपॉइंट करता था, जो लोकल जैसे रॉयल प्रिंस या तो उसका कोई रिलेटिव हो, जो उसका बेटे लोग हैं उनको अपॉइंट करके रखा जाता था, उससे वो चलाया जाता था जो कि लोकल कस्टम्स को वहाँ फॉलो करे। लेकिन जो है वो अपने लोकल कस्टम को उस प्रोविंस में फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो अपने टैक्स जो राजा के अंदर ही है, टैक्स पे कलेक्ट करने का रूल्स जो राजा है और राजा के अंदर वो है, वो किसी बाहर नहीं है। लेकिन वो जो उनका बेसिक जैसे खान पान, कपड़े पहनना या पूजा पाठ, ये सब चीज़ है, कल्चर का पार्ट है, वो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। Beside, there were a vast area between these centers. Here, the Mauryas tried to control road and river, which were important for the transport, and collect what whatever the resources were available, and tax and tribute. For example, Arthashastra tell us the northwest was important for blanket and South Indian for its gold and precious stone. It is possible that the resource was collected as a tribute. अब जैसे इसमें मौर्य अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि जो हमारा ऊपर वाला रीजन था जैसे तक्षशिला के आसपास नॉर्थ वेस्ट, वहाँ पे ठंडा पड़ता था, तो वहाँ के जानवरों से के जो बाल निकाल के, ऊल निकाल के उसे हम कम्बल के तौर पे ब्लैंकेट बनाया जाता था। और जो नीचे वाला एरिया था जो साउदर्न पार्ट में जैसे कर्नाटका वाले रीजन के आसपास, वहाँ पे गोल्ड का अवेलेबिलिटी है और प्रीसियस स्टोन, तो वहाँ से गोल्ड और महंगे वाले जो स्टोन है जैसे जो यूज करते थे ऑर्नामेंट्स में, तो वो यूज होता था। एंड ट्रिब्यूट the unlike Taxila, which the collector the regular basis tribute collect, and when it was the possible the people who gave the thing and more or less willingly. अब वहाँ से लोग ट्रिब्यूट देते थे, मतलब गिफ्ट के तौर पे राजा को देते थे कि जब राजा आए हैं तो चलो राजा के लिए कुछ हम बना के देते हैं, तो टैक्स के अलावे देते थे। जैसे टैक्स तो लोग देते ही थे, जो अगर टैक्स ऑफिशियल जाते थे तो उनको जैसे रेगुलर बेसिस पे राजा को कुछ ना कुछ दिया जाता था। लोग अपने मन से देते थे, ऐसा नहीं है कि किसी से मांगने पे जोर जबरदस्ती से, वो खुद से देते थे जो उनके आसपास होता था। There were also a forested region, the people living in this area and more or less the independent, but many have been expected to provide elephant and timber, honey, wax टू मॉरियन ऑफिसर। अब जो लोग फॉरेस्ट रीजन में जा रहे हैं तो वो वहाँ फॉरेस्ट में उनको क्या मिलेगा, अब फॉरेस्ट में उन्होंने गया तो जंगल से मिला, और जंगल प्रोड्यूस जैसे लकड़ी है, शहद हो गया, वैक्स हो गया, जो रेजिन मिलता है पेड़ से, जो गोंद लस्सा के तौर पे होता है, वो मॉरियन ऑफिसर्स। और एलिफेंट को आर्मी में इंक्लूड करने के लिए अगर जंगल से कोई एलिफेंट पकड़ के ला रहा है तो वो मॉरियन ऑफिसर्स को दिया जाता था। The emperor and the capital city. The Megastheni was the ambassador who was sent to the court of Chandragupta, was Greek ruler and West Asia of the Seleucus Nicator. अब जैसे मेगस्तीनी है, वो मेगस्तीनी आया था वेस्ट एशिया से, ग्रीक से, वो साथ में जो सेलेस निकेटर था उसके साथ में आया था चंद्रगुप्त के कोर्ट में, जो वहाँ पे लिखता है मेगस्तीनी रोट द अकाउंट व्हेन ही सॉ ही इज अ
पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन। अब वो जो चंद्रगुप्त के मौर्य में रहता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहता है, उसके राज्य में रहता है, उसके आसपास में रहता है, तो जो देखता है वो अपने बुक में लिखता है। द ओकेजन ऑन विच द एम्पायर appears in the public are the celebrated with grand रॉयल प्रोसेशंस। अब लोग जब राजा आता था तो लोग बहुत खुशियां मनाता था, खूब मौज मस्ती से त्यौहार की तरह पूरा एक रॉयल एंट्री के जैसे मनाया जाता था। ही कैरिड द गोल्डन पैलेनियम, वो सोने का पूरा कपड़ा पहनता था। ही गार्ड राइड ऑन द एलिफेंट एंड डेकोरेटेड विद द गोल्ड सिल्वर। सम ऑफ द गार्ड कैरी ट्री on which live word and including a folk of the trained parrot circle about head of the empire, and king is normally surrounded by the armed bowmen. He is afraid that the someone may try to kill him, and he has a special servant to taste the food before it, and he never sleep इन द सेम बेडरूम फॉर द टू नाइट। अब जैसे वो लोग क्या क्या लिखता है, वो जैसे वो निकलता था तो पूरे उसके जो आर्मी एलिफेंट पे आता था, एलिफेंट को सोने चांदी से सजाया जाता था। जैसे वो गार्ड है जो ट्री, जो बड़े बड़े पेड़ के साथ आते थे जिसपे बहुत अलग अलग तरीके से पक्षी आते थे, उनको ऐसे ट्रेंड किया जाता था जैसे तोता को, जो राजा के सर के चारों तरफ घूमता रहे। किंग नॉर्मली सराउंडेड विथ आर्म वोमेन। अब वहाँ पे आर्मी में वुमेन्स लोग भी बहुत थे जो भाला तलवार लेके राजा के साथ चल रहे हैं, जो अगर राजा को ये डर था कि कोई उसे मार ना दे उससे पहले, वो लोग उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। एंड ही इज ए स्पेशल सर्वेंट, उसके पास एक स्पेशल सर्वेंट था जो उनको खाने से पहले वो खाने को टेस्ट करता था, और वो कभी भी एक रूम में दो दो रात सोता नहीं था, वो अलग अलग कमरे में हर दिन सोता था, इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन था राजा का। And about the Patliputra, the modern Patna, he wrote, This is large and beautiful city. It is surrounded by a massive wall. It has 570 towers and 64 gates. The house, वो जैसे आज का जो पाटलिपुत्रा है उसके में क्या बोल रहा है कि लगभग 570 टावर्स थे एंड लगभग 64 गेट्स था अलग अलग, जिससे उस शहर में एंट्री ले सकते हैं। एंड द हाउस वर 2 एंड 3 स्टोरेज, वो 2-3 मंजिला के भी थे। आर बिल्ट ऑन द वुड एंड मड ब्रिक्स एंड किंग प्लेस हिज ऑल्सो वुड एंड डेकोरेटेड विद द स्टोन कार्विंग इट सराउंडेड विद द गार्डन एंड इनक्लोजर फॉर द कीपिंग वर्ड। अब वो चारों जो गेट बनाया गया या फिर टावर बनाए जाते थे वो मिट्टी या फिर लकड़ी के होते थे, और उसको साथ में गार्डन वगैरह भी बनाया जाता था जिसमें वर्ड वगैरह पक्षी सब आए और उसमें एक अच्छा सा खूबसूरत सा गार्डन के तौर पे बने देखे। अशोका वाज ए यूनिक रूलर। द मोस्ट फेमस Maurya ruler was Ashoka. He was the first ruler who tried to take his message to the people through the inscription. अब अशोका ने अपने मैसेज को इंस्क्रिप्शन के द्वारा, जैसे पिलर इंस्क्रिप्शन पे मैसेज पहुंचाना शुरू किया। द मोस्ट ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन वर प्राकृत इन रिटन इन द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। अब ब्राह्मणी स्क्रिप्ट यूज होता था, लेकिन लैंग्वेज जो था प्राकृत था, उसमें लिखा जाता था, और वो अशोक ही लिख के पूरे साम्राज्य में अपना एक मैसेज देता था। जैसे कुछ भी अगर राजा को पूरे जनता को समझाना हो तो वो उसके नाम का एक पिलर बना के और उस पर सारा लिख के फॉलो करके लिखता था। अशोका वॉर इन कलिंगा। द कलिंगा वाज एन एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा। उड़ीसा का आज का पुराना नाम क्या था? कलिंगा था। अशोका फाउट अ वॉर टू कॉन्कर द कलिंगा। वो वॉर झगड़ा करता है, वहाँ पे जाके वॉर एक युद्ध होता है जहाँ से कलिंग को कैप्चर कर लेता है, वो अपने पार्ट में हिस्सा बनाता था। पहले इससे पहले जो बिंदिसार या फिर चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो उसके टाइम पे, उन लोगों के टाइम पे कलिंग अपना एक इंडिपेंडेंट था, लेकिन जब अशोक किंग बना तो वहाँ से वॉर करता है और कलिंग को भी अपने अंदर में इंक्लूड कर रहा है।
He was so horrified and he saw the violence and bloodshed that decided not to fight more war. अब वहाँ पे करने के बाद उन्होंने उसने बहुत सारे लोगों को कत्लेआम खून खून खराबा किया और मारा। उसके बाद से उसको ये रियलाइज हुआ कि ये मैंने क्या किया, इतने लोगों का खून बहाया है, इतना मैंने वायलेंस किया है। उसके बाद वो बोला कि आज के बाद मैं कोई झगड़ा नहीं करूँगा। द ओनली द किंग इन द हिस्ट्री द वर्ल्ड हु गेव अप द कॉन्क्वेस्ट आफ्टर द विनिंग ए वॉर। और उसके बाद वो जब जीता उसके बाद बोला कि अब मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, जो भी मेरा साम्राज्य है उतने में ही मैं रहूँगा और इसके बाद कोई झगड़ा नहीं करूँगा। दिस वॉज एन अशोका डिक्लेयर इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन द 8 year आफ्टर बिकमिंग द किंग आई कॉन्कर द कलिंगाज। अब वो कलिंग को 8 साल बाद, जब वो राजा बनता है उसके 8 साल बाद वो कलिंग को कैप्चर करता है। अबाउट अ लैक एंड हाफ पीपल वर कैप्चर्ड एंड मोर देन अ लाख पीपल किल्ड। वो लाख लोगों को अपने अंदर में कैप्चर करता है और साथ में उतने लोगों को लगभग लगभग लाख लोगों के आसपास उस वॉर में मृत्यु भी होता है, डेथ भी होता है। ही ही फिल्ड मी विथ सौरो। उसके बाद मैं पूरा दुखों से भर गया। क्यों? वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कॉन्कर्ड एंड लैंड ऑफ पीपल डाइड एंड मेनी आर टेकन एज प्रिजनर्स ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स ऑल्सो डाइड। वो उसको लग रहा है कि यहाँ पे ब्राह्मण्स जो साधु संत थे वो भी मरे, बहुत लोग को बंदी बनाया गया। पीपल हु काइंड एंड द रिलेटिव फ्रेंड्स स्लेव्स सर्वेंट्स डाइड लॉस ऑफ देयर लव्ड वन। जैसे अब जो दयालु लोग थे, अच्छे लोग थे, वो लोग भी मर गए, जो लोग एक दूसरे के रिलेटिव है, फ्रेंड्स वगैरह। एंड दैट्स आई एम सैड टू डिसाइडेड and observe the Dhamma and then to teach other about it well as also। अब उसके बाद उसने बोला कि इसके बाद मैं धर्म का पालन करूंगा, अब मैं लड़ाई झगड़े या फिर वॉर में लोगों को हत्या नहीं करूंगा, ये सब नहीं करूंगा। वहाँ से मैं धर्म के रास्ते पे जाऊंगा। वहाँ से जो बुद्धिज्म का जो धम्मा था, धर्म था, जैसे बुद्धिस्ट लोगों में किसी को हानि नहीं पहुंचाना, हर्ट नहीं करना, वो अशोक वहाँ से फॉलो करना शुरू करता है और साथ में लोगों को वो मैसेज देना शुरू करता है कि धम्मा फॉलो करना चाहिए। आई बिलीव्ड दैट विनिंग पीपल ओवर द थ्रू द धम्मा इज मच बेटर देन द कंक्वेरिंग देम दो फोर्स। अब वो बोल रहा है कि धर्म का रास्ता जो ज़्यादा अच्छा है, अगर हम लड़ाई झगड़ा करके किसी को जोर जबरदस्ती हम अपने राजा में इंक्लूड करें, इससे अच्छा है कि हम एक धर्म का रास्ता अपनाएं और अपने टीचिंग से लोगों को इन्फ्लुएंस करें और वो हमें फॉलो करना शुरू करें। आई एम द inscribing this message for the future so that my son and grandson after me should not think about the war। मैं एक ऐसा मैसेज अपने आगे के जनरेशन में दूं कि मेरे जो बच्चे हैं या फिर मेरे पोते लोग हों, वो लोग आगे, मेरे आगे का जनरेशन वो वॉर के बारे में ना सोचे, वो धर्म को फॉलो करे। इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट द स्प्रेड ऑफ धम्मा। How did the Kaling war brought about the change in the Ashoka order toward the Dhamma is the Prakrit word in Sanskrit, the term is Dharma, जो हमने पहले ही देख चुके हैं। What what was the Ashoka's Dhamma? The Ashoka Dhamma did not involve the worship of the god or the performance of sacrifices. He felt that just as father tried to teach his children and he had duty to instruct his subject, he was also inspired by the teaching of बुद्धा। अब उसका ये धर्म का मतलब ये नहीं कि कोई सेक्रीफाइस परफॉर्म करना है, किसी को कुछ करना है। वो बस सिर्फ ये बोल रहा है कि मैं एक राजा हूँ यहाँ का, तो एक फादर के समान, पिता के समान पूरे मेरे जो मेरे राज्य हैं उनको मैं एक बच्चे की तरह ट्रीट करूँ और उन्हें जो सही चीज़ है वो मैं सिखाऊँ। और उनको ये ड्यूटी के तौर पे मेरा बनता है इंस्ट्रक्शन कि वो सारे सब्जेक्ट, जैसे वो कहाँ से इंस्पायर्ड था, वो बुद्धा के टीचिंग से इंस्पायर्ड था। उसी को धम्म बोल रहा है, अशोका का धम्मा वही था जो बुद्धि टीचिंग से ज़्यादातर इंस्पायर्ड था। देयर वर द नंबर ऑफ प्रॉब्लम दैट ट्रबल हिम एंड पीपल in the empire follow the different religion and this sometime led to the conflict। Animals were sacrificed and slaves and servants were ill treated। Beside
There were the quarrel in the families and among the neighbors. Ashoka felt it was his duty to solve these problems, so he appointed officials known as Dhamma and Mahamantas. Dhamma Mahamanta, who went from the place to place and teaching people about the Dhamma. Beside Ashoka got his message and inscribed on the rock and pillar, instructed the official to read his message and those who could not read it themselves. अब उन्होंने क्या किया, जैसे अब उनके साम्राज्य में तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट धर्म के लोग भी रह रहे थे, तो सबको कन्विंस करना बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था। तो जैसे कि एनिमल सेक्रीफाइस हो रहा था तो स्लेव और सर्वेंट के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा था, लेकिन अशोक उसको मना करना रहा था कि ऐसा नहीं करें। लेकिन जैसे हिंदुइज्म में बहुत सारे सेक्रीफाइसेज जो है उसके रिचुअल्स के पार्ट थे, तो वो अशोका के पास गए और उसको ड्यूटी करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उन्होंने सारे लोगों को जैसे धम्मा महामंताज के रूप में अपॉइंट किया, और वो धम्मा महामंताज लोगों के एक दूसरे से जगह जगह पे जाकर लोगों को वो चीज़ धम्मा के बारे में बता रहे हैं, और साथ में वो पिलर इंस्क्रिप्शन जो पत्थर पे लिख के ऑफिशियल्स जाके एक जगह जगह पे वहाँ पे वो पिलर को लगा रहे हैं, उस पे अशोका का जो धम्म है उसको लिखा हुआ है, और जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता उनसे पढ़ पढ़ के लोग उसको बता रहे हैं कि ये अशोका का मैसेज है जो सब लोगों को फॉलो करना है। जैसे ये पिलर का पार्ट है, जैसे अब पिलर पे क्या है कि अलग अलग जानवर भी को ऊपर, जैसे पहले उसमें लायन का था, अब इसमें अलग अलग जानवर भी यूज होने लगे। द अशोका also sent messenger to spread the idea of Dhamma to other land such as Syria, Egypt, Greece, and his son Mahendra and daughter Sanghamitra to Sri Lanka. And he built road and work wells, built rest house, and beside he arranged the medical treatment for both human and the animal. अब उसके जो महामंत्र थे वो अलग अलग जगह पे जाने लगे, जैसे इजिप्ट ग्रीस तक जाने लग गए, सीरिया तक जाने लग गए, और जो उसके बेटे और बेटी, जैसे बेटा का नाम क्या था महेंद्र, और डॉटर जो उनकी बेटी थी संमित्रा, वो श्रीलंका में गई और धम्मा के बारे में बता रही थी। फिर वो उन्होंने रोड बनाया और लोगों के लिए कुआं खुदवाया पानी पीने के लिए, एंड जगह जगह पे रेस्ट हाउस बनवाया कि लोग वहाँ पे धम्म महामंता जो आएंगे वहाँ पे रेस्ट करेंगे, एंड अरेंज द मेडिकल ट्रीटमेंट उनके लिए, जैसे अगर हेल्थ ख़राब हो जाए, जैसे किसी की तबीयत ख़राब वगैरह हो गया तो वहाँ से वो ठीक हो जाए, वहाँ दोनों के लिए, इंसान के लिए भी और जानवर के लिए भी, दोनों के लिए वो धम्मा का पार्ट था। द अशोका मैसेज to the his subject. The people perform the variety of rituals when they fall ill and when their children get married, when children are born, and when they go on the journey. These rituals are not useful. अब जैसे पहले हिंदुइज्म में बहुत सारे रिचुअल्स थे, जैसे कि अगर कोई किसी कोई बीमारी, कोई बीमार पड़ जाता तो उसको एक अलग तरीके से ट्रीट करते थे, किसका शादी विवाह में अलग करने का तरीका था, चिल्ड्रन अगर किसी के घर में जन्म ले रहा है, बच्चे का जन्म हो रहा है तो वहाँ एक अलग तरीके से पूजा पाठ कर रहे थे और सेलिब्रेट करते थे, कोई बाहर जा रहा है किसी चीज़ के लिए तो उसके लिए एक अलग रिचुअल्स था। तो दिस रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, अशोक बोलता था कि ये सब कोई उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। इफ़ द इंस्टेड ऑफ पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिस दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल, अगर इसके अलावा वो कुछ अलग प्रैक्टिस करे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। वाट आर दिज अदर प्रैक्टिस? दिज आर, जैसे अशोक का क्या मानना था, जब बिंग जेंटल विद द स्लेव्स एंड सर्वेंट, वो बोल रहे हैं कि सर्वेंट और स्लेव के साथ अच्छा व्यवहार करो, रिस्पेक्टिंग द वंस एल्डर, अपने से बड़े को रिस्पेक्ट करो, ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद द कंपैशन, जितने भी दुनिया में जो भी क्रिएचर्स है, पशु पक्षी जो जीव जंतु है, सबको एक कंपैशन से देखो, अच्छा सद्भावना से देखो, उसको उसे हार मत पहुंचाओ। गिविंग गिफ्ट्स तो ब्राह्मण एंड मॉन्क्स, जैसे ब्राह्मण्स और साधु संतों को गिफ्ट दो, जो आपके पास है वो उनको देते रहना चाहिए। ये सब जो है अशोका का धम्मा का पार्ट था। इट इज़ द बोथ रॉन्ग एंड
प्रेज द वन ओन रिलीजन्स और क्रिटिसाइज द अदर। अब बोल रहा है कि ये है, ये दोनों बात गलत है। अगर किसी एक रिलीजन को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि नहीं मेरा रिलीजन बहुत अच्छा है, या फिर उसको हम किसी दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि नहीं वो जो किसी और का जो रिलीजन है वो बहुत ख़राब है, ये दोनों गलत बात है। ये अशोक बोल रहा है अपने मैसेज में। एंड ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन, बोल रहा है कि हम एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इफ़ वन प्रेज वन ओन रिलीजन while the criticizing another, once is actually doing the great harm to the own religion। अगर आप किसी दूसरे रिलीजन को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो ये ऐसे इसका मतलब नहीं है कि आप किसी और के बारे में बुरा या भला बोल रहे हैं, वो आप अपने खुद के रिलीजन को आप बर्बाद कर रहे हैं, आप उसी को खराब कर रहे हैं। Therefore, one should try to understand the main idea of another religion and it respect it। इसके उसके विचार कि आप किसी को क्रिटिसाइज करें उसके बदले है कि उसे आप समझें और उसके बारे में सीखें, और उसके बाद आप उसके रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हर रिलीजन में एक अच्छी बात ही बताई जाती है। फिर जैसे ये देख सकते हैं अर्ली ब्राह्मणी कैसा था, देवनागरिक, फिर बंगाली, मलयालम, तमिल, अलग अलग स्क्रिप्ट के फॉर्म में इसका अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ से ये चैप्टर भी हुआ समाप्त।